हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और अभी चल रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पिछले वीडियो में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सीखा। आज हम बात करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, आपकी तैयारी हो रखी है तो आप क्वेश्चन खुद लगाएंगे। बी सी डी 754 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। डी की 30 जून 2025 को मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2024-25 के लाभ 12,000 रुपए थे, तो डी के खाते में लाभों की कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चनों में, इस चैप्टर में जो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक है पॉलिसी वाले क्वेश्चन, वो 10 के बाद आएंगे, और एक है आपके प्रॉफिट के हिस्से वाले क्वेश्चन। ये दो तरह के क्वेश्चन मेन होते हैं, बात समझिएगा। इस क्वेश्चन में बी, सी और डी तीन पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 754। हमारा सबसे पहले ध्यान दे जाता है उस पे जो जा रहा है, और इस क्वेश्चन में डी गया तो मैंने डी के ऊपर सर्किल कर दिया। मैं समझ लेता हूं 4, 7 और 5 12 और 4 16, 4/16 या कहें 1/4। डी 1/4 के लिए था, लेकिन अब वो जाता रहा, रिटायर हो सकता है। इस क्वेश्चन में डेथ हुई थी। गौर कीजिए, इसकी डेथ 30 जून 2025 को हुई है। अभी जो वर्ष चल रहा है वो है 25-26 क्वेश्चन के हिसाब से। 30 जून 2025 को गया, तो इन्होंने हमें 1 साल पुराने प्रॉफिट दिए हैं। तो एक बार के लिए, तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं देखा हुआ तो आप ये सोचोगे इनका क्या करूं मैं। इन्होंने आपको पिछले सीजन के प्रॉफिट दिए हैं 12,000 रुपए। तो इसके पीछे भावना ये होती है कि पिछले साल प्रॉफिट जितने हुए थे इस साल भी उतने प्रॉफिट हुए होंगे। कि सर समझ नहीं आया। गौर कीजिए, आपका जो वर्ष है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अप्रैल, मई और जून उस बंदे ने 3 महीने काम किया। इस वर्ष वो पूरा समय तो जीवित नहीं रहा, लेकिन उसने 3 महीने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई, तो 3 महीने का उसका हिस्सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो 12,000 रुपए प्रॉफिट होता है पिछले साल, तो हम ये थोड़ी देर के लिए सेफ अजम्पशन है कि इस साल भी 12,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ? 3 महीने का प्रॉफिट तो 3,000 हुआ, क्योंकि 12,000 है 12 महीने का, तो 1 महीने का 1,000, 3 महीने का 3,000। और फिर उसके बाद आपको ये करना है कि जो डी का शेयर है वो है 1/4, तो ऐसे करके 750 आएगा। ओके, मतलब आपको जो जा रहा है, जिसको बोलते हैं मृतक साझेदार या डिकीज्ड पार्टनर, आपको उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो जितने समय वो जिंदा रहा उस समय कितना प्रॉफिट हुआ ये गैस करो, या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और फिर उसका जो हिस्सा है वो कैलकुलेट करो। 750 रुपए आया है। इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, सो चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज एग्जीक्यूटर इज पेड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर फॉर द रेलेवेंट पीरियड। दिस पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन। ओके, जैसे अभी अपन डी की बात करें, भाई डी की तो डेथ हो गई, तो इसका जो भी हिसाब बनेगा, यानी इसकी जो भी कैपिटल होगी, गुडविल का हिस्सा होगा, रिजर्व का हिस्सा होगा, रिवैल्यूएशन का हिस्सा होगा, इस क्वेश्चन की माने तो 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा, वो सब आप किसको दोगे? वो सब आप दोगे इसके जो एग्जीक्यूटर हैं, इसके जो नॉमिनीज हैं, है ना। वो इसकी मिसेज हो सकती है, इसके बच्चे हो सकते हैं, इसका कोई और रिश्तेदार हो सकता है, तो वो जो आएंगे उसे एग्जीक्यूटर कहेंगे। ये पहली बात है। अब इसका जो 3 महीने का प्रॉफिट बना, उसके लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, P&L सस्पेंस DR2। जैसे डी की डेथ हुई तो डी के खाते में आपको 750 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो 750 रुपए जमा करने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो एंट्री होगी P&L सस्पेंस, क्योंकि प्रॉफिट अभी वास्तव में कितने हैं ये हमें पता नहीं है। तो हम ये P&L सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसने यही पूछा था कि अगर एक साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसके जो एग्जीक्यूटर हैं, उसके जो निष्पादक हैं, उसका वो जो संबंधित अवधि है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 महीने की बात चल रही है, 3 महीने के लिए जो मृतक साझेदार का जो लाभ का हिस्सा है, उसके लिए भुगतान कौन से खाते के माध्यम से किया जाएगा? तो ये लाभ हानि उच्चंती खाते,
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार लैंग्वेज बदल बदल के आएगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X, Y, Z are partners sharing profit in the ratio of 754. On 30th June 2025, Z died and profits for the year ending 31st March 2025 were 240,000. How much share in profits for the period of April 25 to June 25 will be credited to Z's account, assuming the profit accrued evenly throughout the year? Okay. हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंट है, तो मैं कभी हिंदी कभी अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ूंगा। बात यह है कि 3 पार्टनर होते थे, उनका रेशो बिल्कुल वैसा का वैसा दे रखा है, मैंने क्वेश्चन ही सेम रखा है, इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मिक्स किया है। 754, इस क्वेश्चन में जेड की डेथ हो गई, तो आप पहले जेड को उठा लो। जेड का जो रेशो है वो है 4/16, इन अदर वर्ड्स 1/4। ये बात चल रही है जेड की। अच्छा, जेड की डेट ऑफ डेथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 30 जून को इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसकी जो डेथ हुई है वो हुई है 2025-26 के सीज़न में, और हमारा सीज़न या फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है, तो उसने अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया। अब ये क्वेश्चन कहता है पिछले साल, ऑब्वियस सी बात है 25-26 से पहले 24-25 रहा होगा, 24-25 में जो इनका प्रॉफिट था वो था 2,40,000। और आप ये कहते कि हो सर जरूरी थोड़ा ना है कि प्रॉफिट जितना पिछले साल है उतने से इस साल होगा, वैसे ऐसा रियल लाइफ में होता भी नहीं है। पर क्वेश्चन ने कहा है कि यह मान लिया जाए कि लाभ पूरे वर्ष समान दर से उपार्जित होते हैं। मतलब इसको अगर मैं और समझाऊं, जैसे 2,40,000 रुपये पिछले साल 12 महीने में लाभ हुआ, तो हम ये मान रहे हैं कि हमें 20,000 रुपये हर महीने लाभ होता है, हर महीने इक्वल स्पीड से प्रॉफिट हमें होता है। ओके, तो इन 3 महीनों में, अब मैं ये कहता हूं कि इन 3 महीनों में जब तक जेड जीवित था 60,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा हम मान लेंगे। और ये भी कि आपको ज़्यादा दया में, भाई जेड की डेथ हो गई तो बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के ऐसे नहीं कि आप 60 का 60,000 उसको दे दो। जो जेड का शेयर है, जेड की हैसियत है 4/16 या 1/4, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके 15,000 रुपये आपको देने हैं। तो 15,000 रुपये अमाउंट है। बाय द वे एंट्री पूछता तो मैं P&L सस्पेंस को DR करता, टू जेट्स कैपिटल इस तरह से एंट्री करता। आखिर में जेट का जो भी पैसा निकलेगा वो जेट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। पर अभी पहले आपको 15,000 रुपए की इस तरह की एंट्री करनी होगी। तो आपसे अमाउंट पूछेगा या एंट्री पूछेगा, रेडी रहना। ठीक है, 15,000 आ गया है। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1,000 रुपये देना या 2,500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं,
289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए, इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद वापस वैसा ही क्वेश्चन, 10 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के आएंगे जो कि टफ माने जाते हैं। पवन, अमन और हरमन समान रूप से लाभ बांटने वाले साझेदार थे, ठीक है। एक मेरी आदत है, हालांकि जैसे जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो क्या होता है, आपको हर लाइन में से काम की चीज उठाने की आदत पड़नी चाहिए। जैसे इसमें ये है कि 3 पार्टनर थे तो आपने लिख दिया 1 1 1, बस क्वेश्चन पढ़ा, बार बार ना पढ़ना पड़े इसलिए एक खड़ी पाई से दूसरी खड़ी पाई के बीच में पढ़ो, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप के बीच में पढ़ो, और जो काम का है उसे नोट कर लो। 31 जुलाई 2022 को पवन का निधन हो गया, तो मैं इसमें से जैसे ये है पवन, अमन और हरमन, और सेकेंड लाइन से निकला कि इसमें से पवन गया, और ये कि 31 जुलाई 2022 को गया। वर्ष प्रारंभ होने से लेकर मृत्यु की तिथि तक के बीच की अवधि के लिए पवन के हिस्से के लाभ के लिए की गई जनरल एंट्री क्या होगी। तो अब तो आप समझ गए, बोर ही होने लग गए होंगे कि अब जैसे वर्ष शुरू हुआ होगा अप्रैल को, यहां से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों के लिए कैलकुलेशन होगी। फिर कैलकुलेशन में अगर प्रॉफिट निकला तो P&L सस्पेंस DR होगा, और जो जा रहा है वो CR होगा। इस तरह से एंट्री बनेगी, P&L सस्पेंस टू पवन्स कैपिटल। आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, पर फिर भी पढ़ने तो होते हैं एग्जाम में। इसमें देखो पहले पॉइंट में पवन को डेबिट किया जा रहा है, तो आप जाते जाते उस मरने वाले को डेबिट क्यों कर रहे हो, उसका हिस्सा क्यों काट रहे हो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। आप उसको खाते में उसके हिस्से का प्रॉफिट जमा करोगे, और इसके लिए P&L सस्पेंस अकाउंट की मदद ली जाएगी। अब ये क्वेश्चन उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। राज, मनोज और वासु 3:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटने वाले साझेदार हैं। मनोज की मृत्यु हो गई है, 31 अगस्त को हुई है। अप्रैल से लगाकर 31 अगस्त तक 45,000 रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया, तो मरने की तारीख तक मनोज के हिस्से की नुकसान को दर्ज करने के लिए जनरल प्रविष्टि क्या होगी, आराम से। इस क्वेश्चन में 31 अगस्त को डेथ हुई है, अप्रैल को वर्ष शुरू हुआ होगा, आप महीने गिनने बैठोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने वो पार्टनर हमारे साथ रहा। इन्होंने कैलकुलेशन करी है, इनको लग रहा है कि इन 5 महीनों में करीबन 45,000 का नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल से लगाकर 31 अगस्त तक 45,000 का नुकसान हुआ है। तो ये पूरे 45,000 आप जाते वाले के ऊपर बिल नहीं फाड़ोगे। आप जैसे क्वेश्चन में मनोज है, मनोज की पोजीशन ये सेकंड नंबर वाली है, सेकंड नंबर मतलब ये वाला रेशो, तो मनोज का जो रेशो हुआ वो हुआ 2/6, 3 2 1, 2/6, 2/6 का मतलब हुआ 1/3, और 45,000 का आप 1/3 निकालोगे तो क्या आएगा, 15,000 रुपये। लेकिन गौर कीजिए, 15,000 रुपये का आपको उससे हानि वसूल करना है। प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर के खाते में जमा किया जाता है, और हानि जो है उसके खाते में से वसूल की जाती है। तो मैं उसका गला पकड़ूंगा ऊपर से, यानी डेबिट करूंगा उसको। किसको, मनोज को। तो मनोज को DR करके बाकी क्रेडिट लेंगे, ऐसा नहीं होगा।
मनोज को डीआर करके P&L सस्पेंस, बिल्कुल लाभ या हानि को दर्ज करने के लिए ये अकाउंट है। कोई देख के कहेगा सर ये उल्टी एंट्री लिखी है आपने, इस क्वेश्चन में हुआ ही उल्टा है, हानि हुई है, हम हानि उससे वसूल कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग समझने का एक मोटा तरीका ये है कि हम किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं। अगर वेतन है तो हम पार्टनर के खाते में जमा करते हैं तो उसको CR किया जाता है। अगर पूंजी का ब्याज है तो उसके खाते में जमा किया जाता है, उसके खाते को CR किया जाएगा। किसी भी चीज़ का प्रॉफिट है, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या अगले वीडियो में रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा, तो वो उसके खाते में जमा किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। लाभों का हिस्सा खाते में जमा किया जाता है। तो आपको पता होता है कि कब तो जमा किया जाता है, लेकिन अगर किसी भी मामले में उसके खाते में से काटना है, वसूल करना है, तो उसके खाते को डेबिट किया जाता है। तो जाते जाते बिना किसी लाज शर्म के हम 15,000 उसके खाते में से वसूल करेंगे, 15,000 रुपये भी एंट्री होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अब ये पूरे हुए। अब कुछ और बातें करते हैं। अमन, मनीष एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:3. Karan died and remaining partner decided to share profits in the ratio of 7:8. The gaining ratio will be. ठीक है, ये क्वेश्चन रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन थोड़े नज़दीकी होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़े सा फर्क है। AMK इनका रेशो 4:5:3 होता था। हमारे इस क्वेश्चन में करण चल बसा, तो 4 और 5 9 3 12, तो 3/12, 3/12 थोड़ी देर इसी पे रहते हैं। इसकी डेथ हो गई है। ये पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन है और मुझे पता है कि क्वेश्चन अगर कुछ ना कहे तो ये जो मैं रेशो देख रहा हूँ 4:5, इसे न्यू रेशो माना जाता है और ये 4:5 को ही गेन रेशो भी माना जाता है। लेकिन इन्होंने बाजी पलट दी। A और M, जिनका नाम अमन और मनीष है, इन्होंने फ्यूचर के लिए अपने प्रॉफिट्स का रेशो तय किया है 7:8। 7:8। तो मैं ये कहूँगा आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और अब न्यू रेशो आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। न्यू रेशो क्वेश्चन में 7:8 दे रखा है। तो जब पुराना और नया दे रखा होता है तो आप सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि सेक्रीफाइस रेशो तो एडमिशन वाले चैप्टर में निकाला जाता है। इस चैप्टर में निकाला जाता है गेन रेशो। गेन रेशो निकाला क्यों जाता है? क्योंकि अमूमन ये होता है कि ये गया तो ये इसने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया, तो बाकी लोगों को फायदा हुआ होगा। अब किसको कितना फायदा हुआ ये हमें देखना है। तो गेन रेशो के लिए आपको न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ए की, अमन की, तो अमन का नया रेशो है 7/15, जबकि इसका पहले रेशो होता था 4 और 5 9 9 3 12। पहले इसका रेशो होता था 4/12। 15 और 12 का आपको एलसीएम लेना है, यानी एक ऐसी संख्या, छोटी संख्या जिसमें 12 और 15 दोनों का भाग चला जाए। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 12 और ये लिखा 15, 2 से लगाया, यहाँ 6 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ फिर 2 लगाया तो यहाँ 3 आया, यहाँ 15 आया, फिर यहाँ पहले 3 लगाया और फिर 3 लगाया तो यहाँ 1 आया, यहाँ 5 आया और फिर यहाँ 5। 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, यानी इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आया है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पला चला जाएगा। फिर 15 चौक 60, 4 सत्ते 28 और 12 पंजे 60, 5 चौक 20। तो 8 पॉइंट का बेनिफिट इसे हुआ है 8/60। ये गेन है ए का। और मैं दूसरे की बात करूं जिसका नाम एम है, तो एम का नया रेशो है 8/15। प्रीवियसली इसका रेशो होता था 5/12 और 15 और 12 का एलसीएम 60 लेवें तो 15 चौक 60, 4 अट्ठे 32 माइनस 12 पंजे 60, 55 25, 32 में से 25 गया 7/60। तो इसको 8 पॉइंट का बेनिफिट है, इसको 7 पॉइंट का बेनिफिट है। तो 8:7 आंसर है। जो बच्चे होशियार हैं, जिनको क्रॉस चेक करने का शौक है, मैं बताता हूं। देखो, पहले का बेनिफिट है 860, दूसरे का बेनिफिट है 760, दोनों का बेनिफिट मिला के हुआ 1560। ये 1560 का मतलब होता है 1/4, और ये 1/4 ही वो है जो सामने वाला देके गया था। जब सामने वाला जा रहा था तो उसने 1/4 ही छोड़ा था। तो ये 1/4 किसको मिला? ये 1/4 इनको मिला। ये बात क्रॉस चेक होती है। सेक्रीफाइस रेशो और गेन रेशो को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 8:7 इनका, देखो अब मजेदार, देखो कितना अच्छा रेशो निकल के आया। इनका न्यू रेशो है 7:8 और इनका गेन रेशो है
8:7। ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या प्रिंट मिस्टेक नहीं है, ये इस क्वेश्चन में वाकई में हुआ है। खैर, नेक्स्ट इसमें लिखा है A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. B died. At that time, the goodwill of the firm was valued at 30,000. What contribution has to be made by A and C in order to pay B's executor? ठीक है, तो तीन पार्टनर होते थे, बहुत राजी खुशी इनकी दुनिया चल रही थी, इनका रेशो 2:1 होता था। ऑल ऑफ सडन बी की डेथ हो गई, तो बी मतलब 2/5 हिस्सा एक तरह से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, कुदरत ने उससे सेक्रीफाइस करवा दिया। उस समय इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा कि किसी की डेथ होगी तो हम गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, और गुडविल वैल्यूएशन पे निकल के आया है 30,000 रुपये। यानी अगर आज इस फर्म को बेचा जाए तो ऊपर का जो प्रीमियम मिलेगा वो 30,000 रुपये मिलेगा। तो डेफिनेटली इसमें बी ने योगदान किया है, बी ने इतने साल मेहनत की है, तो अब उसकी शाबाशी उसको मिलेगी। तो 30,000 का आप 2/5 निकालिएगा तो 12,000 रुपये आएगा, तो ख्याति का हिस्सा उसके खाते में जमा किया जाएगा। मैं रिटायरमेंट वाले टॉपिक में भी समझा रहा था कि आजकल गुडविल के एडजस्टमेंट में बिना गुडविल अकाउंट खोले एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जैसे बी गया तो बी के खाते को क्रेडिट किया जाएगा, हकीकत में बोलना चाहिए बी के खाते में 12,000 रुपये जमा किए जाएंगे, और ये उनके खाते से चार्ज किए जाएंगे जिनको गेन हुआ है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका गेन रेशो 2:1 माना जाएगा। बी को हटा दो तो जो इनका जो रेशो है गेन का वो 2:1 मान लिया जाएगा। तो आप 12,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 8,000 रुपये और 4,000 रुपये आएगा। ये है गुडविल की एंट्री। रिटायरमेंट में भी ऐसी होती है, डेथ में भी ऐसी होती है। इन्होंने तो बस पूछा था कि बताओ कि जो बी के घर वाले हैं, निष्पादक हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको ए और सी कितना कितना देंगे, तो 8 और 4 मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहा हूँ इमोशन में आके पूरे 30,000 रुपये जो फर्म की गुडविल है, पूरे 30,000 रुपये जाने वाले के खाते में मत डाल देना। जाने वाले का जो हिस्सा होता है वो निकाला जाता है। जाने वाले की कैपिटल पूरी होती है, उसके अलावा हर चीज़ का हिस्सा होता है, रिजर्व का हिस्सा, गुडविल का हिस्सा, वो अभी क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है ऑन पार्टनर्स डेथ लोन गिवन बाय द डिकीज्ड पार्टनर टू द फर्म इज ट्रांसफर्ड टू। अपन कहानी समझते हैं। सपोज करो एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अंदर पी, क्यू और आर ये तीन पार्टनर होते थे, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूज लोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये तो लिखे हुए हैं 50-50 हज़ार रुपये और ये 40,000 है। पहले तो एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये 40,000 का लोन क्यू ने ले रखा है या क्यू ने दे रखा है। अगर ये फर्म की बैलेंस शीट है और ये लायबिलिटी है तो हमने इसे फर्म की लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है। इसका मतलब ये हुआ क्यू ने लोन दे रखा है, या इसे यूं कह लो कि फर्म ने लोन ले रखा है। ठीक है, ये बात पहली तो ये समझ में आती है। दूसरी बात अकाउंट्स के स्टूडेंट को एक तो ये समझ में आना चाहिए, दूसरा ये कि ये क्या है, इसका सीआर नेचर है। हाउ डू यू नो दैट? लाइब्रेरी साइड में हर चीज़ जो प्रिंट होती है वो सीआर नेचर होती है। हकीकत तो ये है कि जो सीआर नेचर होता है वो लाइब्रेरी साइड में दिखता है, तो ये बात इक्वल है। तो ये लोन जो क्यू ने फर्म को दे रखा है, इसका क्या होगा अगर क्यू की डेथ हो जाए? अगर इस क्वेश्चन में क्यू की डेथ हो जाए तो हम इसको यूं करेंगे, क्यूज लोन डेबिट टू क्यूज कैपिटल। उसका हिसाब निकालने के लिए, क्यू का कितना निकलता है ये निकालने के लिए, उसने जो लोन दे रखा है वो लोन उसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह की एंट्री बनेगी। अब जब आपको कहानी समझ में आ गई है तो उसने पूछा है कि मृतक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण को साझेदार की मृत्यु पर कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? उसके खाते के क्रेडिट साइड में। इसका जवाब ये है, तो उसके चालू खाते में डेबिट किया जाएगा। डेबिट करना मतलब पार्टनर का गला पकड़ना, काटना नहीं। उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और सी और डी देखो कितनी बदमाशी है। सी क्या कहता है कि है ना, बाकी साझेदारों के कैपिटल खाते को डेबिट किया जाएगा। तो बाकी साझेदार अपना गला क्यों पकड़वाएंगे? उनके उनसे क्या लेना देना? और ये तो बिल्कुल ही चोर
कहें चोटा बनती है कि जो पैसा क्यू ने लोन दे रखा था वो पी और क्यू के खाते में जमा हो जाए। क्यों हो जाएगा? क्यू का पैसा है, क्यू के खाते में जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये मरने वाले साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा हुआ है पहले। लिसा या लीशा, मोनिका और निशा एक फर्म में पार्टनर होते हैं। 2:1 का अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनका कैपिटल अकाउंट 50-50-25 पे था। मोनिका की डेथ हो जाती है। उस तारीख को रिजर्व खाते में जो शेष है वो 15,000 है। गुडविल का जो बैलेंस है वो 30,000 है। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 7,050 है। तो मोनिका के निष्पादक के खाते में कितनी राशि ट्रांसफर हो जाएगी? तो मोनिका के घर वाले आ गए हैं उठ के हिसाब के लिए, तो हम उनको सांत्वना देने के बाद हिसाब करेंगे। सबसे पहले लिशा, मोनिका और निशा। तो मोनिका है सेकंड नंबर वाली, तो 50,000 रुपये। तो हम बताएंगे देखो जी 50,000 रुपये तो मोनिका ने फॉर्म में लगाए थे, वो हम आपको देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास पुराने प्रॉफिट पड़े हैं, जो रिजर्व पड़े हैं, वो करीबन 15,000 के हैं। तो 15,000 हम सब ने मिल के कमाए थे। और जैसे 2:1 है तो ये वाला 2 क्योंकि ये मोनिका का है, तो ये हो गया आपका 2/5। तो 15,000 मल्टीप्लाई 2/5 सॉल्व करने पे 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हम रिजर्व का हिस्सा मोनिका के खाते में देंगे। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है जैसे अभी किया भी था 30,000 रुपये। तो उस 30,000 का 2/5 करेंगे तो 12,000 रुपये आएगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन हुआ होगा असेट्स और लायबिलिटीज़ का, उससे 7050 का प्रॉफिट निकल के आया है। गौर कीजिएगा प्रॉफिट है इसीलिए मैं जोड़ रहा हूँ, लॉस होता तो काटता। ठीक है, 1410 रुपये और डबल करो तो 2820 रुपये। 50, 56, 56 और 12, 68 और 2 70,820। ये सब मिला के 70820 बन रहा है। इतने पैसे हम दे देंगे। ये बी इसका आंसर होगा, 70,820 रुपये। रिटायरमेंट में भी सेम ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, डेथ में भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, द अमाउंट ड्यू टू डिकीज्ड पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ। ओके, जैसे समझ लो एक फर्म है, जैसे कि मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें मान लो क्यू की डेथ हो गई, तो है ना, जैसे इसमें क्या होगा, क्यू की कैपिटल आ गई, उसका रिजर्व का हिस्सा आ गया, उसका गुडविल का हिस्सा आ गया, है ना। ये सब जोड़ के मान लो कहानी है कि उसका 61,000 बना। तो या तो आप 61,000 उसको दे दो, पर चूंकि डेथ के क्वेश्चन में क्यू की तो डेथ हो गई, तो ये पैसा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाता है। ये पैसा जितना भी देना होता है ना, तो एक इस तरह की एंट्री डेथ के केस में होती है कि जो भी जाने वाला है वो पैसा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो मरने वाले का जो भी अमाउंट बनता है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो उसके एग्जीक्यूटर यानी निष्पादक के खातों में, या नॉमिनी वर्ड हो सकता है, उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी शब्द हो जाएगा, उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। निष्पादक वैसे बिल्कुल सही वर्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट आएगा, पर कोशिश करेंगे समझने की। किसी फर्म द्वारा साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की राशि को क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, ध्यान देना। जैसे मान लो कि 3 पार्टनर हैं और इनका रेशो 2:1 है। इन लोगों ने क्या किया, एक 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली और पॉलिसी इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली। पहली बात तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 5 लाख की जॉइंट पॉलिसी है, तो PQR में से किसी की भी डेथ अगर होती है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। पॉलिसी क्यों ली जाती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की भी डेथ होती है, P की, Q की, R की, किसी की भी डेथ होती है, तो उसके घर वालों को देना पड़ेगा पैसा। मतलब उसके घर वाले आएंगे, बोलेंगे भाई हमारा हिस्सा दो, जो इन्होंने लगा रखा था वो हमें दो। तो वो पैसा देने के लिए हम अचानक कहाँ से लाएंगे? तो पॉलिसी से जो राशि आती है वो से काफ़ी मदद मिलती है। ये हो गई बात। मुश्किल क्यों लगते हैं क्वेश्चन?
पहली बात तो एक मुश्किल का रीज़न ये है कि जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ के आते हैं वहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंटिंग इतनी ढंग से नहीं समझाई जाती, इनफैक्ट नहीं समझाई जाती, सिलेबस का पार्ट नहीं होता। पहले कभी होता हो तो मुझे पता नहीं। राजस्थान बोर्ड में बहुत अच्छे से इसकी अकाउंटिंग को समझाया जाता है। बात अब ये है कि आप कोई सी भी पॉलिसी लोगे तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मान लेते कहानी मान लेते हैं आपको 50,000 रुपये 10 साल के लिए देने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि इस प्रीमियम की 3 तरह से अकाउंटिंग पॉसिबल है। जनरली अकाउंट्स में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप ये कर लो या वो कर लो, अकाउंट्स में है जो है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ अकाउंटेंट ऐसे हैं जो इस प्रीमियम को खर्चा मानते हैं, कुछ अकाउंटेंट ऐसे हैं जो इस प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और कुछ लोग हाइब्रिड अप्रोच लेते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स अप्रोच, उसमें वो एक्सपेंस भी मानते हैं और एसेट्स भी मानते हैं। वो कैसे होगा, उसके लिए वो एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के क्वेश्चनों में पहली मुसीबत ये है कि आप जो प्रीमियम देते हो उसका 3 तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब किसी पार्टनर की क्वेश्चन में डेथ हो जाती है तो डेथ पे हिसाब कैसे होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने हिसाब कैसे रखा हुआ है। पहले मतलब आपने इसे खर्चा माना है या क्या माना है। तो यही तरह के क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर एक फर्म ने साझेदारों के लिए जॉइंट पॉलिसी ले रखी है तो प्रीमियम की राशि को, तो पहली अप्रोच ये कहती है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्रीमियम को खर्चा मानो। उस समय आप जो कैश दोगे, जैसे आपने मान लो 50,000 रुपये दिया, तो ये 50,000 रुपये इस तरह से लिखा जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। और थोड़ा सा बताऊं, इसके बाद चूंकि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को खर्चा माना है तो फिर आप एक एंट्री और करेंगे, P&L टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इसे खर्चा मानो और इसे P&L अकाउंट में पहुंचा दो। मतलब मैं आपको बताऊं, इसका यहाँ ये थोड़ी अकाउंटिंग इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि जब आप एकाकी व्यापारी पढ़ते हैं, जब आप सिंगल ट्रेडर पढ़ते हैं, तो वहाँ आप पढ़ते हैं कि मालिक का जो जीवन बीमा होता है उसे निजी खर्चा माना जाता है, पर्सनल खर्चा माना जाता है, यानी उसे ड्राइंग माना जाता है। तो आपने वो अकाउंटिंग भी देखी है कि LIC को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। इस चैप्टर में उसे, इस खर्चे को फर्म का खर्चा माना जाता है क्योंकि फर्म के फ्यूचर बेनिफिट के लिए किया जाता है, तो इसे फर्म का खर्चा माना जाता है। और फर्म का खर्चा मान के पहले DR किया जाता है और इसे बाद में P&L में डाला जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब आता है कि हमने इस जो प्रीमियम की राशि है उसे हम क्या करेंगे, उसका आंसर A है, उसे हम लाभ हानि खाते में DR करेंगे। यहाँ मैं अजम्पशन ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ये कहना कि हम इसे प्रॉफिट मान के क्रेडिट कर लेंगे, तो ये तो बात बनेगी नहीं। कैपिटल खाते में डेबिट करेंगे, ये चीज़ पॉसिबल है, हो सकती है, लेकिन ये काम हम वाया P&L करते हैं, हम इस खर्चे को P&L में डाल देते हैं, तो वो काम हो जाता है जो C में लिखा हुआ है। और ये कोई प्रॉफिट तो है नहीं कि पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो अभी इसका आंसर A सही है। टफ लगा आपको, मैं जानता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को विनियोग मानने पर प्रीमियम के भुगतान की क्या प्रविष्टि होगी। तो वही कहानी मैं जल्दी से लिखूं, 3 पार्टनर थे PQR, इन लोगों ने 5 लाख की पॉलिसी ली, इनको हर साल 50,000 रुपये देना पड़ता है। तो अब के बार जो इनका अकाउंटेंट था उसने ये कहा कि जो हम 50,000 रुपये दे रहे हैं, कैश जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन मैं इसे इंश्योरेंस प्रीमियम लिख के खर्चे की तरह नहीं दिखाऊंगा। उसका ये कहना था कि ये पैसा एक तरह से हमारा इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि ये पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा। यानी इस अकाउंटेंट की अप्रोच ये है कि पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर 10 साल पूरे हो गए पॉलिसी के इस कहानी में तो भी पैसा मिलेगा, और अगर इस बीच किसी की डेथ हो गई तो भी पैसा मिलेगा। तो जब पैसा मिलना ही है तो इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। तो वो अकाउंटेंट का ये कहना है कि मैं एक अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। पिछले बार अकाउंटेंट ने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट खोला था, इस वाले अकाउंटेंट ने इसे असेट की तरह माना है और जो अकाउंट ओपन किया है वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इस क्वेश्चनों में वैरायटी बनती ही इसलिए है कि पुराने अकाउंटेंट ने क्या किया है, ये बहुत डिपेंड करता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमने जो पॉलिसी का प्रीमियम लिया है उसको हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे, असेट मानेंगे,
तो ये खाता खुलेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक ये एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री वो करते हैं जो इसे खर्चा मानते हैं। इसका आंसर ये लगेगा। और ये वाला ठीक है, सी से बी ज़्यादा अच्छा है। और पार्टनर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा, ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक इस तरह की एंट्री होगी, ठीक है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एज शोन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे पिछली बार आ चुका है। देखिए, अगर आप कभी बैलेंस शीट देखते हो और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाई दे रहा है और मान लो 80,000 रुपये दिखाई दे रहा है और अंदर ये भी मान लो कि अंदर आपको 5 लाख रुपए भी दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अंदर क्या और बाहर क्या दिख रहा है। ये जो 80,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। और ये जो आपको 5 लाख रुपए इनर कॉलम में दिखाई दे रहा है ये है पॉलिसी वैल्यू। और एक मैं आप कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये पार्टनरशिप फर्म थी, इन्होंने 50,000 रुपये पहले साल चुकाया, 50,000 इन्होंने सेकेंड ईयर में चुकाया, 50,000 रुपये इन्होंने थर्ड ईयर में चुकाया और 50,000 इन्होंने फोर्थ ईयर में चुकाया। अब तक 4 साल हो चुके हैं, कहानी सुनना पूरी। अब तक 4 साल हो चुके हैं। 50,000 रुपये है एनुअल प्रीमियम और अब तक ये 2 लाख रुपए दे चुके हैं। इन्होंने बीमा कंपनी से पूछा या उनका ब्रोशर को देखा कि अगर हम 4 साल के बाद पॉलिसी को छोड़ दें, अगर हम 4 साल के बाद बीच रास्ते में, क्योंकि अग्रीमेंट तो 10 साल का था, अगर हम 4 साल के बाद पॉलिसी को छोड़ दें तो क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। तो 80,000 रुपये की इस वैल्यू को बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, हम जो ये सेकंड मेथड है जिसमें हम ये कहते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम को हम असेट मानेंगे, हम असेट तो मानते हैं। अब तक हमने 2 लाख रुपए दिखाया है, 2 लाख रुपए दिया है, लेकिन हम असेट्स में उसे 2 लाख रुपए पे नहीं दिखाते। हम यहाँ पे जो पैसा हमें मिल सकता है हम उस पे दिखाते हैं। यानी यहाँ पे आके हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। पूरा हमने 2 लाख रुपए दिया है जब, लेकिन जब बीमा कंपनी कह रही है कि हम आपको 80,000 रुपये देंगे तो बैलेंस शीट में हम 80,000 ही दिखाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब आता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आप देखते हो वो आप कौन से वैल्यू पे दिखाते हो, सरेंडर वैल्यू पे। इसका आंसर ए है। इस देखो, हम जो हर साल दे रहे हैं वो 50,000 है, जो हमने अब तक दिया है वो 2 लाख रुपए है, और पॉलिसी के पूरा होने पे जो हमें मिल सकता है वो 5 लाख रुपए है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में सब छोड़ के 80,000 दिखाया है। हालांकि मैंने ये इमेजिनरी फिगर से तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाना ये है कि बैलेंस शीट में जो दिखाई देता है मूल्य उसे बोलते हैं पॉलिसी का समर्पण मूल्य। ठीक है, जो बच्चे सीए के एग्जाम के लिए जाते हैं, फाउंडेशन लेवल पे जाते हैं, वहाँ बहुत क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और बड़े मज़े से आप ये क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते में लाभ हानि नियोजन खाते से कितनी राशि चार्ज करते हैं। अब तीसरी तरह की अकाउंटिंग, पहली तरह की अकाउंटिंग कहती है खर्चा मानो, आपने देख लिया, और उसका आंसर था कि अगर हम 50,000 रुपये देंगे तो इस तरह की एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। दूसरे तरह की अप्रोच ये है जो कहती है इसे इन्वेस्टमेंट मानो और जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश, इस तरह की एंट्री करो। और मैंने कहा था एक तीसरी अप्रोच होती है जो हाइब्रिड अप्रोच होती है, उसमें एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 एंट्री होती हैं। आप पहले तो ये एंट्री करोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश, जब भी आप प्रीमियम पे करोगे तो आप ये एंट्री करोगे। एट द सेम टाइम तो नहीं, ईयर एंड, जब वर्ष का अंत आएगा तो आप एक एंट्री और करोगे, कौन सी, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। कि सर ये क्या बात हुई, जी हाँ, हम एक इस तरह की एंट्री करेंगे। हम 50,000 रुपये का एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। इसमें यह होता है कि जितनी वैल्यू से असेट ट्रीटमेंट होता है उतनी ही वैल्यू से रिजर्व अकाउंटिंग होती है। क्वेश्चन ने पूछा था कि हर साल जो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व खाते में P&L एप्रोप्रिएशन से राशि ट्रांसफर करोगे वो क्या होती है, वो हर साल के प्रीमियम के बराबर होते हैं। जितना आप प्रीमियम पे करोगे उतने रुपए से हर साल आप रिजर्व क्रिएट करोगे। इसका आंसर बी होगा
चुकाए गए वार्षिक प्रीमियम के बराबर राशि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू द एनुअल प्रीमियम पेड। लिटिल बिट टफ बट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते में शेष होना चाहिए। मतलब एक अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट हो और होशियार अकाउंटेंट हो, आप देखना कि अगर आपको ये समझ में आ गया है कि थर्ड मेथड अपनाया गया है, तो उस मेथड के सही होने का चेक क्या है, चेक कैसे करोगे? जितने रुपए से आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ दिखाई देगा, उतने ही रुपए का आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिखाई देगा। जो थर्ड मेथड है उसमें अकाउंटिंग इस तरह से डिज़ाइन होती है कि जितने रुपए से पॉलिसी अकाउंट होता है, उतने ही रिजर्व से, उतने ही अमाउंट से जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व होता है। इसे ऐसे ही मैं पढ़ते समय जलपरी कहता था कि जितने रुपए से यहाँ पे पॉलिसी होगी, उतने ही रुपए की सामने जलपरी होगी। क्वेश्चन ने ये पूछा आपसे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व खाते का शेष कितना होना चाहिए? टोटल प्रीमियम के बराबर नहीं, पॉलिसी के मूल्य के बराबर नहीं, एनुअल किस्त के बराबर नहीं, पॉलिसी के समर्पण मूल्य के बराबर हाँ, है ना? क्योंकि सरेंडर वैल्यू के बराबर ही आपको JLP अकाउंट देखने को मिलता है, तो उतने ही अमाउंट के बराबर आपको जलपरी देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर D होगा। ठीक है जी, चलिए। सोलवां क्वेश्चन कहता है ABC साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन का अनुपात 3:2:1 है। उन्होंने 3 लाख रुपए की एक जॉइंट पॉलिसी ली है, उसका सरेंडर वैल्यू 90,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाया गया है। C की डेथ हो जाती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में साझेदारों का हिस्सा क्या होगा? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। जैसे इनकी ये बैलेंस शीट है, इन्होंने एडमिट किया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन लोगों ने ले रखी है। पहले तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि पॉलिसी ले रखी है, ये एक बात है, और हो सकता है पॉलिसी को बुक्स में दिखाएं और हो सकता है ना दिखाएं। अगर बैलेंस शीट में पॉलिसी दिखा रखी है, इसका मतलब ये है कि ये पॉलिसी को अपनी असेट मानते हैं, और ऐसा मैं नहीं ये कह रहे हैं कि इन्होंने सरेंडर वैल्यू को 90,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखा रखा है, और ये कि जो इसकी पॉलिसी वैल्यू है, जिसको अश्योर्ड अमाउंट बोलते हैं, अश्योर्ड अमाउंट 3 लाख है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 3 लाख की पॉलिसी थी, 90,000 उसकी सरेंडर वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू इन्होंने इसे बुक्स में दिखा रखा है, मतलब ये इसे असेट की तरह मानते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में डेथ हो गई। ये के लिए भी मेंटली प्रिपेयर है ना कि अगर C रिटायर होगा, इस क्वेश्चन में C रिटायर होता तो पॉलिसी के सरेंडर पे आपको 90,000 मिलता अगर रिटायर होता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में C की डेथ है तो आपको उसकी डेथ होते ही 3 लाख रुपए मिलेगा। मैं आपको इसकी अकाउंटिंग बताने की कोशिश करता हूँ। पहली एंट्री ये होगी, कैश DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जैसे ही डेथ होगी आपको पूरी पॉलिसी की राशि 3 लाख रुपए मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे हुआ है? क्योंकि आपने इसे बैलेंस शीट में जो दिखा रखा है वो है 90,000, जो आप इसे कहते हैं, इसे अपन कहते हैं बुक वैल्यू। तो पॉलिसी की जो बुक वैल्यू है वो है 90,000, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको 3 लाख रुपए मिले हैं, तो आपको 2,10,000 का फायदा हुआ है। और ये 2,10,000 का फायदा, यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन होता है कि जैसे क्वेश्चन में सर C की डेथ हुई है, तो बलिदान तो C ने किया है, भले बलिदान C ने किया हो, भले डेथ C की हुई हो, लेकिन इसका जो पैसा है वो सब में बटेगा। इसके लिए मैंने एक लाइन याद कर रखी है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हाँ, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यानी अब आपको यहाँ पे जो कद्दू है वो कट गया है, और आपको A, B और C सब में राशि जाएगी, और इनका रेशो 3:1 है। तो 3:1 में 1,05,000 रुपये, और दूसरे में आप निकालोगे तो 70,000 आ जाएगा, और तीसरे में निकालोगे तो आपका 35,000 रुपये आएगा। ये राशि को मैंने ओल्ड रेशो में बांटा है। केवल इस पैराग्राफ से 5 तरह के क्वेश्चन कम से कम बन सकते हैं। अभी इसने पूछा कितनी कितनी राशि आएगी, तो याद रखिएगा 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो 2,10,000 रुपये होगा। ये राशि सब में बांटी जाएगी, ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। ए इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। मैंने अभी यही क्वेश्चन कराया कि जो राशि मिलती है, जैसे 3 लाख मिली, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि 3 लाख
3 लाख रुपए मिलेंगे और आप उस पूरा 3 लाख रुपए की बांट दोगे। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, आपको मिले तो 3 लाख रुपए थे, लेकिन आपने जो प्रॉफिट बांटा था वो 1,05,000 रुपए, 70,000 रुपए और 35,000 है। लेकिन एक चीज बात कॉमन है कि जो राशि है वो सारे पार्टनर्स में जाएगी। एक तो आप ये याद रख लो, क्योंकि आपको दया आएगी कि जो मरेगा उसको मिलेगा, नहीं, जिंदा मुर्दा सबको मिलेगा। और दूसरी बात, जो मिलेगा वो इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बस ये कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल रेशो में बटेगा, ये कह रहा है कि सारा अमाउंट मरने वाले को मिलेगा, ये कह रहा है कि पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। ये सी सही है। और डी तो बहुत ही बदमाशी है, नाइंसाफी। ये तो पता है क्या कह रहा है कि जो चला गया उसको मत दो, जो बचे हुए हैं उनको दे दो। तो ये नहीं करना है, आपको प्रॉफिट सब में बांटना है, सब में। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा टफ क्वेश्चन। XYZ 2-2-1 के रेशो में लाभ बांटने वाले साझेदार थे। उनके पास एक पॉलिसी है, पॉलिसी 2.5 लाख रुपए की थी, सरेंडर वैल्यू 50,000 का था। Y की डेथ हो गई है और X और Z ने भविष्य के लाभों को इक्वली शेयर करने का डिसाइड किया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा? यदि जॉइंट लाइफ पॉलिसी संचय निधि के साथ समर्पण मूल्य पर बनाए रखा जाता हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। या थोड़ी देर जो पहले आया था उसका एडवांस्ड वर्जन, ध्यान दीजिएगा। इनकी एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो 50,000 रुपये है। और वैसे इन्होंने जो पॉलिसी ले रखी है वो 2.5 लाख रुपए की है। और केवल इतना क्वेश्चन होता तो मेरी लैंग्वेज ये होती कि पहले तो है ना कैश आएगा और आपके पास 2.5 लाख रुपए आएगा, और फिर मैं तुम्हें ये कह रहा होता कि जिस चीज को हमने 50,000 का माना, जिस चीज की बुक वैल्यू 50,000 है, 50,000 के सामने हमें 2.5 लाख रुपए मिला, तो 2 लाख रुपए पार्टनर्स में बांटा जाएगा। मैं ऐसा बोलता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी है कि यहां पे जलपरी खाता भी चल रहा है, और वो कितने से चल रहा है? इस वैल्यू के बराबर ही चलता है। इसलिए वो क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए कि जितने रुपए की यहां वैल्यू होती है उतने ही रुपए की रिजर्व बनाई जाती है थर्ड मेथड में। चूंकि क्वेश्चन में ये सिचुएशन था, तो अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे तो नेट बुक वैल्यू 0 चल रही है। 50,000 का असेट है, 50,000 का साइमल्टेनियसली लायबिलिटीज है। एक तरह से अगर टेक्निकली समझो तो बुक वैल्यू 0 चल रही है। उस जीरो चीज से आपको 2.5 लाख रुपए मिले हैं। तो ये 2.5 लाख रुपए सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। जैसे कि इनका नाम है XYZ, तो यहाँ पे आ जाएगा X कैपिटल लाइक Y कैपिटल, इसी तरह से Z कैपिटल, 2.5 लाख रुपए बांटा जाएगा। तो मैं अपना आंसर दे चुका हूँ। बस आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, ये एंट्री करनी है। इसके अलावा आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, JLP रिजर्व टू JLP। आपको एक एंट्री, स्पेशल एंट्री, ये भी क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। ये रिजर्व खाता तब तक ही होता है जब तक पॉलिसी खाता है। अब जब पॉलिसी निपट गई है तो इस रिजर्व खाते को रख के क्या करोगे? इस रिजर्व खाते को पॉलिसी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एक अकाउंटिंग और भी होती है, उसमें पॉलिसी, ये जो रिजर्व खाता है उसे पार्टनर्स के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप चाहे डायरेक्ट ट्रांसफर वाले रास्ते से करो या JLP वाले रास्ते से करो, मेन बात यह है कि इस क्वेश्चन में सारा का सारा प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए जाएगा और इन तीनों में जाएगा, XYZ में जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन में नहीं पढ़ना, मेरे को कंफ्यूज करेगा। सभी साझेदारों के खाते में पुराने अनुपात में 2.5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, पर ये टफ क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये भाई साहब ये कैसे आ गया इधर, चलो। अरुण, वरुण, कुबेर इक्वल पार्टनर्स है फर्म में। फर्म ने सेपरेट पॉलिसी ले रखी है 60,000 रुपये हर पार्टनर के लिए, और डेथ हो गई है अरुण की। सरेंडर वैल्यू ऑफ ईच पॉलिसी इज 1/10। अमाउंट पेबल टू अरुण्स एग्जीक्यूटर
आउट ऑफ द ऑल पॉलिसी विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपके पास 3 पार्टनर हैं, उनके नाम है अरुण, वरुण और कुबेर। इन देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चन सुने उसमें हम सबके लिए एक पॉलिसी लेते थे, जॉइंट पॉलिसी। जॉइंट पॉलिसी वैसे पार्टनरशिप में मिलती है, पति पत्नी के केस में मिलती है, बाकी वैसे मिलती भी नहीं है। इन लोगों ने जो पॉलिसी ले रखी है वो है 60-60 हज़ार की, कि अगर ये जावे तो भी 60,000 मिलेंगे, या ये चला जाए तो 60,000 मिलेंगे, या ये चला जाए तो 60,000 मिलेंगे। मान लेते हैं कि उन्होंने जॉइंट पॉलिसी का अप्लाई किया पर जॉइंट पॉलिसी इनको मिली नहीं, तो उन्होंने तीनों का 60-60 हज़ार का बीमा करा दिया। ये भी कि अगर हम इस पॉलिसी को अभी आधे रास्ते में छोड़ देंगे यानी सरेंडर करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/10। यानी अगर ये पॉलिसी हम आज छोड़ दें तो 6 मिलेंगे, ये छोड़ दें तो 6 मिलेंगे, और ये छोड़ दें तो 6 मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ छोड़ें, उससे पहले अरुण ने दुनिया छोड़ दी। इस क्वेश्चन में अरुण की डेथ हो गई, चलो कद्दू कट गया, कद्दू कट गया 60,000 रुपये। पहली बात तो आप में से अगर कोई ये सोच रहा है कि सेपरेट पॉलिसी के केस में चूंकि अरुण की डेथ हुई है तो सारा बेनिफिट अरुण या अरुण के घर वालों को मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस केस में भी पॉलिसी की राशि सब में जाएगी, ये बात तय है। क्योंकि चाहे जॉइंट पॉलिसी हो चाहे सेपरेट पॉलिसी हो, इसका जो प्रीमियम होता है वो फर्म पे करती है, इसीलिए बेनिफिट भी पूरी फर्म को मिलेगा। हालांकि जो शहीद हुआ है वो अरुण है, अरुण की डेथ है। पहली बात तो आपको 60,000 रुपये ये मिलेगा। अब सीन समझना क्या होगा। ये अरुण के घर से आया, इसका बेटा आया, और ये आके क्या बोलेगा कि भाई मेरे फादर तो चले गए, वो वाले तो 60,000 अपन के पास आए होंगे, सही बात है। और अभी इसको बोलेगा चाचा आप आपकी पॉलिसी छोड़ दो ताकि 6,000 मिले। भाई ये तो कह नहीं सकता कि आप भी मर जाओ, आप भी मर जाओ तो 60 मिलेंगे, तो थोड़ा लिहाज है। तो वो बोलेगा चाचा आप भी पॉलिसी सरेंडर कर दो ताकि 6,000 रुपये ये भी मिल जाए। फिर ये बोलेगा छोटे चाचा आप भी मरो भले मत, पर ये पॉलिसी छोड़ दो तो 6,000 मिल जाए। तो टोटल आपको 72,000 का हिसाब करना पड़ेगा। जिसकी डेथ हुई उसकी पूरी पॉलिसी, जो लोग जिंदे हैं उनकी सरेंडर वैल्यू, 72,000 का हिसाब बनेगा। अच्छा ये लोग इक्वल पार्टनर है यानी 1:1:1, तो 72,000 में से जो अरुण है उसे 1/3 मिलेगा, और ये राशि कैलकुलेट करने पे 24,000 रुपये आएगी। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि बताओ कितना मिलेगा, तो 24,000 रुपये मिलेगा। बात समझना, अगर आपके क्वेश्चन सुने हुए हैं ना आप मजे से क्वेश्चन लगा पाओगे, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं होगा एग्जाम हॉल में, या तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे या डर लगेगा। इसीलिए प्रैक्टिस का कोई वो नहीं है, ठीक है, कि मतलब आप प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। आप प्रैक्टिस करो, मैं करा रहा हूँ, आप मुझसे किसी से भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कीजिए, देख के वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, तो ही जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आपके अंदर ऐसी अप्रोच आ जाएगी, हाँ पूछो क्या पूछना है मैं बताता हूँ आंसर। जब कई चैप्टर्स आपको अच्छे आ जाते हैं तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस है उससे आप बाकी चीज़ों पे टाइम भी दे पाते हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन खपाना पड़ता है खुद को। अपन को बिना करे कुछ मिल जाए तो बिना करे कुछ नहीं मिलता सर। चलिए 20वां क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, जानबूझ के रखा है। एक फर्म ने, अच्छा इसमें जॉइंट पॉलिसी है, एक फर्म 1 लाख रुपए की जॉइंट पॉलिसी लेती है। इसका प्रीमियम उस दिन तक एक संपत्ति माना जाता है जब तक कुल 30,000 रुपये प्रीमियम के रूप में भुगतान नहीं कर दिए जाते। समर्पण मूल्य भुगतान किए गए प्रीमियम का 60% है। इसे चिट्ठे में किस मूल्य पर दिखाया जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपके सामने अलग अलग देखा जाए तो 3 मूल्य निकल गया है, मैं जानबूझ के कहानी बना के चौथा मूल्य दिखाऊंगा। एक फर्म ने पॉलिसी ली और वो 1 लाख रुपए की पॉलिसी है, ठीक है, अग्रीमेंट, इसको अपन अश्योर्ड वैल्यू बोलते हैं, कि आपको आश्वासन मिला है कि किसी के निकल जाने पे या टर्म पूरा होने पे आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। और ये भी अपन ये कहानी मान रहा हूं कि आप 10,000 रुपये हर साल चुकाते हो, और ये भी कि अब तक आपने 30,000 रुपये दे दिए हैं, यानी 3 साल हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप 30,000 रुपये दे चुके हो। और इन्होंने कहा है कि प्रीमियम को उस दिन तक एक संपत्ति माना जाता है जब तक 30,000 रुपये प्रीमियम के रूप में भुगतान नहीं कर दिए जाते। समर्पण मूल्य 60% है, सरेंडर वैल्यू जो है वो 60% है, तो 30,000 का 60% 18,000 है। इसका अब ये क्वेश्चन है कि हम बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाएंगे। तो अगर हमने ये सोच लिया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को
हम अपनी असेट साइड में दिखाने वाले हैं, तो हम हमेशा उसे सरेंडर वैल्यू पे दिखाएंगे और हम उसे 18,000 रुपये पे दिखाएंगे। लॉजिकली भी ये है। असेट मतलब क्या होता है, जो उसका मूल्य है, जो मूल्य हमें प्राप्त हो सकता है, जो फ्यूचर में हमें इनफ्लो होगा। तो 1,00,000 रुपये तो पता नहीं कब होगा, टर्म पता नहीं कब पूरा होगा, डेथ पता नहीं कब होगी, लेकिन आज के दिन अगर हम पॉलिसी छोड़ेंगे तो 18,000 रुपये तो हमें मिल ही सकता है। तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। बस एक बात बोल दूं, जो फर्स्ट मेथड है वो खर्चा मानता है। अगर खर्चा मानोगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दिखेगी। अगर आप उसे असेट मानोगे तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे दिखाई देगी। और अगर आप हाइब्रिड अप्रोच लोगे तो आपको यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाई देगी और इस तरफ आपको जलपरी दिखाई देगी। थोड़ा डीप डाउन समुद्र में कूदना पड़ेगा, आपको जलपरी भी दिखाई देगी। इसका मतलब आपने थर्ड मेथड अपनाया हुआ है। आंखें खोल के रखना, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसी पर निर्भर करेगा। डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बी सी पार्टनर होते हैं। सी की डेथ 18 दिसंबर को हो गई है और एज पर द अग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 18 दिसंबर एंड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी डिक्रीज्ड पार्टनर वाज कैलकुलेटेड एज 1,20,000 विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। इतनी बड़ी कहानी पर बहुत आसान सा आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कि सर समझाओ तो सही, घास काट दी आपने तो। देखो, ए बी सी पार्टनर होते थे और ये कि इनमें से सी चल बसा। डेट भी थोड़ी अजीब सी है, 18 दिसंबर 2019 को चल बसा। तो ए और बी ने कहा अकाउंटेंट को कि भाई हिसाब बनाओ। उन्होंने 1 अप्रैल से लेके 18 दिसंबर तक का, यानी उसकी डेथ तक का हिसाब बनाया। हिसाब बनाने के बाद जो सी का हिस्सा आया वो 1,20,000 रुपये आया। इसके बाद एक एंट्री करनी पड़ेगी, आप जानते हो क्या, पी एंड एल सस्पेंस टू डीज कैपिटल। ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसने पूछा था कि बताओ उसके प्रॉफिट के हिस्से को डेबिट देते समय उसके खाते में जमा किया जाएगा, तो डीआर किसको किया जाएगा, तो इसको डीआर किया जाएगा। ए इसका आंसर होगा। लाभ हानि उच्चंत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, कौन सा इसमें से कथन सत्य है। पुनर्मूल्यांकन खाता अप्रभावित होता है जब एक अवकाश ग्रहण कर रहे साझेदार द्वारा एक अलिखित संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है। तो अगर कोई बंदा जा रहा है, मान लो क्यू, पी क्यू आर में से क्यू जा रहा है और वो एक अनरिकॉर्डेड असेट्स को ले लेता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एंट्री बताई थी, आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, असेट डी आर टू रिवैल्यूएशन। यह एंट्री तब होती है जब एक अलिखित संपत्ति आपके नॉलेज में आती है, लेकिन अगर वो अलिखित संपत्ति पार्टनर ले लेता है तो फिर असेट्स की जगह उस पार्टनर को, जैसे क्यू जा रहा है तो इस तरह की एंट्री होती है, क्यूज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। लेकिन इस एंट्री में रिवैल्यूएशन प्रभावित होता है, तो ये कथन गलत हो गया। सेकंड में है, एक साझेदार की डेथ पर लेनदारों के मूल्य में कमी के साथ रिवैल्यूएशन खाते को डीआर किया जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर साझेदार की डेथ हुई है और क्रेडिटर के मूल्य में कमी हुई है तो आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन को सीआर किया जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है। थर्ड लिखा है, रिवैल्यूएशन खाते को क्रेडिट किया जाता है अगर एक साझेदार की डेथ पे एक अलिखित संपत्ति बेची जाती है। तो बिल्कुल सही है, अगर आपने एक असेट को बेचा है तो आपका कैश आएगा और चूंकि अनरिकॉर्डेड असेट है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सही लिखा है कि रिवैल्यूएशन खाते को क्रेडिट किया जाता है। ये अभी तक थर्ड स्टेटमेंट ट्रू आया है। चौथा कह रहा है कि जब एक साझेदार द्वारा रिवैल्यूएशन खर्चे का भुगतान किया जाता है तो रिवैल्यूएशन खाता अप्रभावित होता है। ये गलत है, क्योंकि अगर खर्चे का भुगतान किया है तो खर्चे होने पे रिवैल्यूएशन को डीआर करेंगे और जिसने भुगतान किया है उसे सीआर किया जाएगा। तो इसमें रिवैल्यूएशन प्रभावित होगा, तो ये कथन गलत है। इसने हमें कहा था कि कौन सा कथन सच है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूँगा 4 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं अगर आप बहुत ध्यान से करते हो। इसमें थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, क्यू एक पार्टनर है फर्म में, पी क्यू आर फर्म का पूरा था। ये बैलेंस शीट की डेट पे इसकी डेथ हुई है।
हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी डेबिटेड टू। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, बी आएगा। इसका आंसर नीचे गलत प्रिंट हो रखा है, पर मैं बता दूं, उसमें मेरे को अभी ध्यान आया। इस क्वेश्चन में देखो तीन पार्टनर है, पी क्यू आर है, और इसमें मेन बात क्या है कि जो क्यू की डेथ हुई है ना, वो बैलेंस शीट की डेट को हुई है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा वर्ष खत्म हो गया। अगर अपन कहानी बनाए, जैसे 1 अप्रैल 2024 को वर्ष शुरू हुआ, 31 मार्च 2025 को वर्ष खत्म हुआ, तो यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ पे खड़े हो तो वैसे ही अब हिसाब करना ही था। क्या होता है कि जैसे बीच में डेथ हो जाती है ना किसी रास्ते में, आधे रास्ते में, तो अपन ये अकाउंट यूज़ करते हैं, पी एंड एल सस्पेंस टू क्यूज कैपिटल। लेकिन अब के क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डेट आ गई, मतलब वर्ष का अंत आ गया, तो आप ये वाली एंट्री कर सकते हो ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो कि लाभों को बांटने के लिए, लाभ होगा सब में बटेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज होगा। तो इसका आंसर बी आएगा। इसका आंसर मैं सही कर दूंगा, देखो अभी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो आंसर डी आ रहा है, पर इसका आंसर बी है, क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि जो डेथ हुई है वो बैलेंस शीट की डेट पे हुई है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको लाभ हानि विनियोजन खाता इस्तेमाल करना पड़ेगा, बी आंसर है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, एक पार्टनर है, वो फर्म से रिटायर हो गया 31 मार्च को। उसका जो टोटल अमाउंट था वो 45,000 रुपये था, और उसे ये पैसा हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, यानी हम उसे 15,000 रुपये देंगे और साथ के साथ ब्याज देंगे। अमाउंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट विल बी, ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन कवर नहीं हो पाया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ लिया है। और यूँ समझिए कि एक पार्टनर है और ये का 45,000 रुपये निकलता है, तो हमने इसे कहा कि हम आपका 3 टुकड़ों में पेमेंट करेंगे। पहला टुकड़ा 15,000 रुपये होगा, दूसरा भी 15,000 रुपये होगा, और तीसरा भी 15,000 रुपये होगा। इस क्वेश्चन में ब्याज की रेट प्रिंट होने से रह गई है, और वो 10% पर एनम है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ और कि जैसे इसका 45,000 रुपये बाकी है, ठीक है, तो 45,000 का 10% होता है 4500, पर चूंकि आप पेमेंट आधे आधे साल में कर रहे हो, यानी हर 6 महीने में, तो 4500 का आधा होता है 2250, तो आपको 2250 रुपये ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। और सुनिएगा, जब 45,000 में से आपने पहली इंस्टॉलमेंट एक तरह से दे दी, तो आपके ऊपर जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचा वो 30,000 बचा। 30,000 रुपये पे इंटरेस्ट वैसे 3,000 होता है, पर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 1,500 रुपये होगा। तो आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट ये पूछता, तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका 17,250 का बनेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका 16,500 का बनेगा, और दो इंस्टॉलमेंट देने के बाद बस अब आपका 15,000 रुपये देना रहेगा। तो 15,000 का इंटरेस्ट वैसे 1,500 होता है, पर आधा लगाएं तो 750 होता है, तो 15,750 रुपये। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि आप बताओ अंतिम किश्त की राशि क्या होगी, तो अंतिम किश्त की राशि होगी 15,750 रुपये। अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं हो क्वेश्चन में वास्तव में, तो फिर ये आंसर हो सकता है कि कांट बी कैलकुलेटेड, बट मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में 10% पर एनम के इंटरेस्ट में रेट प्रिंट कर दूंगा, तब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे। तो बस ये याद रखना है कि आपको जो इंटरेस्ट देना होता है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे देना होता है। जब क्वेश्चन शुरू हुआ तो आपके ऊपर 45,000 का कर्जा था, और जब क्वेश्चन लास्ट में पहुंचा तो आपकी बस लास्ट किस्त बाकी थी, यानी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 15,000 था। तो 15,000 रुपये पे आप ब्याज निकालेंगे, तो टोटल 15,750 आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है, 5-3-2 का रेशो है। उन्होंने 2 लाख रुपए की एक जॉइंट पॉलिसी ले रखी है। दिसंबर को बी अवकाश ग्रहण करता है। ये आज टॉपिक वैसे डेथ ऑफ पार्टनर है, पर एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जैसे इन्होंने मिक्स डाल दिया कि बी की डेथ नहीं हुई है, बी का रिटायरमेंट हुआ है। उस दिन पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 40,000 था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सरेंडर वैल्यू होना एक बात है और बैलेंस शीट में दिखना या न दिखना दूसरी बात है। बी को जॉइंट लाइफ पॉलिसी के एडजस्टमेंट के कारण बी का खाता क्रेडिट कितना किया जाएगा। अब आप ध्यान दो ना, इनकी बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी है या नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे कि बैलेंस शीट में नहीं है। कोई क्वेश्चन ने हमें नहीं कहा है। हाँ, क्वेश्चन ने हमें ये जरूर बताया है कि इन लोगों के पास एक पॉलिसी है
और वो 2 लाख रुपए की है, और इन लोगों ने ये बात भी बताई है कि इन लोगों के पास जो पॉलिसी है उसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो 40,000 है। पहला नियम मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में डेथ होती तो 2 लाख रुपए मिलते, लेकिन इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट है, तो अगर आप पॉलिसी सरेंडर करोगे तो आपको 40,000 रुपये ही मिलेंगे, या पॉलिसी सरेंडर ना भी करोगे तो भी जो एडजस्टमेंट अमाउंट करोगे वो 40,000 ही एडजस्ट करोगे। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको सरेंडर वैल्यू का एडजस्टमेंट करना होता है। अब बात ये हो गई कि 40,000 रुपये में आपको किसका हिस्सा निकालना है, ए बी सी में से बी जा रहा है, बी जा रहा है यानी ये जा रहा है, तो 5 3 2, तो इसका हो गया 3/10, 3/10, तो आपको 12,000 रुपये, केवल 12,000 रुपये का एडजस्टमेंट करना होगा। ये दो तरह से हो सकता है, पॉलिसी को सचमुच सरेंडर करके, या अन्य लोग गुडविल की तरह एडजस्टमेंट करा सकते हैं। आपको याद होगा गुडविल में भी क्या होता है, जाने वाले को क्रेडिट कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन रेशो में डेबिट कर दिया जाता है, किसी भी तरह से, पर जाने वाले को जो मिलेगा वो मात्र और मात्र 12,000 रुपये मिलेगा। अलर्ट रहिएगा, क्वेश्चनों में आंखें खोल के क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है, 4:3 का रेशो है, बी की 30 अप्रैल को डेथ हो गई। खाते वैसे दिसंबर में तैयार किए जाते हैं। 2024 की सेल 8 लाख रुपए थी और उस साल का जो प्रॉफिट था वो 96,000 था। 2025 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो सेल थी वो 3 लाख रुपए थी। तो बताओ 2024 वर्ष की ट्रेंड के आधार पे 2025 वर्ष के लिए 4 महीने के लाभ में बी का हिस्सा होगा। बाप रे, बहुत लंबा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, आप जल्दी समझ जाओगे। ये 2024 है तो क्या था, और ये 2025 है। पिछले साल इनका 8 लाख रुपए का सेल हुआ था। पिछले पूरे साल में 8 लाख का सेल हुआ था, और पिछले पूरे साल में इनको 96,000 का प्रॉफिट था। मैं एक बात हाथों हाथ निकालता हूँ, इनका जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो 12% है। इनको मैं एनपी रेशो बोल देता हूँ। इनका जो एनपी रेशो था वो 12% था। इस साल ज़्यादा समय नहीं हुआ है, दिसंबर के बाद अप्रैल तक, यानी इन 4 महीनों में 3 लाख की सेल हुई है, 3 लाख की सेल हुई है। और अगर हम पिछली ट्रेंड को पकड़ें, पिछली प्रवृत्ति को पकड़ें, यानी हमारी आदत को पकड़ें, तो 12% के हिसाब से हमने 36,000 कमाया होगा। यानी इस बार क्वेश्चन में जो मैंने कैलकुलेशन की है वो समय के आधार पे नहीं की है। समय के आधार पे कैलकुलेशन अलग आती। समय के आधार पे मैं ये बोलता आपको कि 96,000 का प्रॉफिट होता है 12 महीने में, तो 4 महीने में कितना, और तब मैं आपको अमाउंट निकाल के देता 32,000 रुपये, अगर मैं टाइम को बेस मानता तो। पर क्वेश्चन में आपको सेल दे रखी है, प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 36,000 रुपये हुआ होगा। अब बस 36,000 रुपये में से मरने वाले का हिस्सा निकाल दो। कहानी में बी जा रहा है और बी ये रहा, और 4 3 2 में 3/9 बनेगा, तो 3/9 बनेगा। 36 9 4 3 12, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये आपको देना होगा। इसका आंसर सी आ जाएगा, आंसर 12,000 रुपी। मेन बात, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का हिस्सा हमने सेल्स के बेसिस पे, या कहो प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे निकाला है, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये 24,000 गलत प्रिंट हो गया है, 12,000 रुपये आएगा। 3 लाख रुपए की सेल, 8% उसका निकाल देना आप। 3 लाख की सेल का 8% हो गया, लाइक यही था ना, एक सेकेंड मैं वापस बताता हूँ। इनका जो प्रॉफिट परसेंट था वो 12% था, तो 3 लाख का 12%, 36,000 का प्रॉफिट था, और उसमें जो जाने वाला था उसका हिस्सा 3/9 था, तो ये 12,000 रुपये बना है। यस, नो डाउट, बी का हिस्सा 12,000, आंसर सही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी टफ है। ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है। वर्ष के मध्य में सी अपनी बकाया राशि का भुगतान प्राप्त किए बिना फर्म से रिटायर हो गया है। बाकी के भागीदार व्यवसाय जारी रखते हैं, तो सी अंतिम निपटान तक क्या पाने का हकदार है। मैं कोई केस समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे सपोज करो ए बी और सी ये 3 पार्टनर थे, और ये भी मान लो कि इनकी कैपिटल 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए थी, फुल एंड फाइनल।
बी इसमें से जा रहा है, तो बी ने कहा मेरे 2 लाख रुपए दे दो। बी रिटायरमेंट ले रहा था, डेथ तो हुई नहीं थी, तो बी जिंदा है, उसने कहा मेरे 2 लाख रुपए दे दो। तो हमने कहा यार भाई अभी पैसे नहीं है, तो 6 महीने बाद ले लेना। ठीक है, तो 6 महीने तक हमने उसका हिसाब नहीं किया। इनफैक्ट 6 महीने तक उसके जो पैसे थे वो हमने यूज़ किए, फर्म में लगे हुए रह गए, हमने उसे दिए नहीं। अब बी को क्या ऑप्शन मिलेंगे? बी को कानून 2 ऑप्शन देता है, या तो वो 6% की रेट से ब्याज ले ले, क्योंकि उसकी जो पूंजी है उसे अब लोन माना जाएगा, और लोन का जो ब्याज होता है उस पर 6% की रेट होती है। तो 2 लाख रुपए 6%, 6 महीने का आप निकालोगे तो 6 हज़ार रुपये आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसे 6 हज़ार रुपये का ब्याज लेने का हक होगा। दूसरा दूसरा ये है कि ये साबित हुआ कि 60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है इन 6 महीनों में। मान लो उसका हिसाब हमने 6 महीने बाद किया, इन 6 महीनों में 60 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। तो 60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इनकी जो कैपिटल का रेशो है वो है 1:2:3। तो 2/6, 2/6 से कैलकुलेशन बनेगा 20 हज़ार रुपये। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम धारा शायद 37 है, वो धारा 37 इसको ये ऑप्शन देती है कि जाने वाला चाहे तो ब्याज ले या अपने हिस्से का लाभ ले ले, और दोनों में से वो जो ज़्यादा है वाला ऑप्शन वो ले सकता है। इस क्वेश्चन में जो मैंने मन से बनाया है उसमें वो ये वाला ऑप्शन लेगा, और वो आपसे 2 लाख के साथ 20 हज़ार रुपये लेगा। अब पहला ये कह रहा है कि वो हिसाब होने तक का ब्याज ले सकता है, ये बिल्कुल सही है। वो चाहे तो लाभ के बंटवारे के अनुपात में अपने खाते के निपटान तक फर्म द्वारा अर्जित लाभ में हिस्सा ले सकता है। ये थोड़ा गलत इसमें इसलिए है क्योंकि इन्होंने यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा है। हकीकत बात यह है कि वो अपने खाते के निपटान तक फर्म द्वारा कमाए गए प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकता है, रिटायरमेंट की तारीख से लेकर फर्म की कैपिटल में उसकी जो देय राशि है उसके अनुपात में। मतलब उसकी जो कैपिटल लगी हुई है ना, उस रेशो में वो ले सकता है, और वो ए या सी में से जो विच एवर इज हायर है, दोनों में से जो ज़्यादा है उसे अपना सकता है। ये बिल्कुल सही है। ये ए ऑप्शन हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन एक तरह से कैपिटल रेशो की बात करता है, और ए या सी में से जो हायर है वो ले सकता है। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन था इस वीडियो का। चलिए, राम मोहन सोहन 532 का साझेदार, फर्म ने पॉलिसी ले रखी है 50 हज़ार की, लाख रुपए की, 1.5 लाख की। अलग अलग पॉलिसी ली है, सेपरेट पॉलिसी वाला क्वेश्चन आ गया है, रिपीट करवा रहा है आपसे। सरेंडर वैल्यू 20% है, और मोहन की डेथ है। बस अब तो मुझे क्वेश्चन याद हो गए आपको भी कि 3 पार्टनर होते थे, राम, मोहन और तीसरा नाम है सोहन। अगर इनकी पॉलिसी देखें तो पहले की जो पॉलिसी थी वो थी 50 हज़ार की, दूसरे की पॉलिसी थी 1 लाख की, और अगले की पॉलिसी थी 1.5 लाख की। अगर हमें दुआ करनी हो तो हम सी के मरने की दुआ करेंगे। और इस क्वेश्चन में मोहन की मृत्यु हुई है, मोहन यानी ये गया है। और सरेंडर वैल्यू सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 20%, यानी 50 हज़ार का 20% 10 हज़ार होता है, ये तो आदमी ही सरेंडर हो गया। और 1.5 लाख का 20% 30 हज़ार होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका जो बेटा है वो आएगा, और वो ये कहेगा कि एक तो 1 लाख रुपए ये वाले मिले होंगे, फादर की डेथ के 1 लाख रुपए तो ये मिले होंगे, और अगर आप पॉलिसी छोड़ोगे तो 10 हज़ार रुपये ये मिलेगा, और अगर आप पॉलिसी छोड़ोगे तो 30 हज़ार रुपये ये मिलेगा। तो टोटल 1,40,000 रुपये का हिसाब कर दो। और चूंकि मोहन की डेथ है, यानी ये सेकंड वाला पर्सन, यानी ये वाला पर्सन, तो 3/10 हो गया। तो 1,40,000 इंटू 3/10 आप कैलकुलेट करोगे तो 42,000 रुपये, 42,000 रुपये का हिसाब किया जाएगा। बिल्कुल 42,000 रुपये का हिसाब किया जाएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसका आंसर भी गलत प्रिंट हो गया, 42 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 3 आंसर अब तक गलत हो गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37, जो मैं बता रहा था, धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज के लिए 6% पर एनम से अधिकृत होंगे साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृत साझेदार को देय अंतिम राशि पर भुगतान करने की तिथि तक। तो ये बात हो गई, जैसे मैं समझाऊं कि 1 जुलाई 2025 को मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन में बी की डेथ हुई है ना, और 31 दिसंबर 2025 को हमने उसका सेटलमेंट किया।
और चूंकि 6 महीने तक उसका पैसा हमने यूज़ किया, तो या तो वो 6% के रेट से उसके घर वाले ब्याज ले सकते हैं, या फिर उसका जो कैपिटल था, जैसे ए का कैपिटल 1 लाख था, बी का कैपिटल 2 लाख रुपए था और सी का कैपिटल 3 लाख रुपए था, तो चूंकि इसकी कैपिटल थी, तो इन 6 महीनों में जो भी प्रॉफिट हुआ हो, इन 6 महीने का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी ले सकता है। तो वो ए या सी में से जो चॉइस लेना चाहे ले सकता है एज पर सेक्शन 37। कि इसमें केवल ब्याज की दर पूछे तो ब्याज की दर हम मानी जाती है, वो होती है 6% पर एनम, तो इसका आंसर बी होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पहले ही आ जाना चाहिए था कि साझेदारों के लिए जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता है वो किस तरह का खाता है। तो खाते 3 तरह के होते हैं। पर्सनल, तो ये पर्सनल खाता नहीं है, ये नॉमिनल खाता भी नहीं है, ये एक्चुअली अपने से असेट की तरह मानते हैं। तो या तो आपको रियल अकाउंट ऑप्शन देगा, और या ये देगा कि ये एक असेट अकाउंट है। तो यस, इसमें ये ऑप्शन गिवन है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता एक संपत्ति खाता है, तो इसका आंसर डी होगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, समझ में आया होगा। टफ था, ज़रूरत पड़ने पर दोबारा देखिएगा, इसको देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे जो चैनल है, और प्ले स्टोर पे कॉमर्स पॉइंट ऐप है, वो कॉमर्स पॉइंट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए।